तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका सभी भैया और मैं पढ़ाने वाला हूं हिंदी गुदली भाग 2 बिहार बोर्ड चैप्टर फर्स्ट ओनली वन शॉट पूरा कंप्लीट। अगर इसका क्वेश्चन आंसर एंड नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाएगा। बिहार बोर्ड 10th स्टडी हब में आपको सारा नोट्स वगैरह वहीं मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पे मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। दोस्तों मैंने आपको वादा किया था आपको कि मैं 10th में आपको छोड़ूंगा नहीं, जैसे 9th में मैंने छोड़ दिया था, 10th में मैं आपको नहीं छोड़ूंगा दोस्तों, पूरा बिहार बोर्ड नहीं छोड़ दूंगा। और ये मेरा गारंटी है दोस्तों, आप 100 में 100 करके आओगे। और ये दोस्तों मेरा दो क्वालिफिकेशन है, पहला बात मैं मैथ और साइंस हिंदी में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म हिंदी में आपको उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए मैं हिंदी में उपलब्ध नहीं कराऊंगा। इसके कारण यह है कि हिंदी वाले बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं और बिहार बोर्ड का तैयारी करा रहे हैं, उनको इंग्लिश में नोट्स वगैरह नहीं मिल पा रहा है, तो वो फिर उस साइड पे प्रशांत भैया जा रहे हैं। तो ऐसा अब नहीं, क्योंकि बिहार में आ चुका है आपका स्टडी 10th बिहार बोर्ड हब। तो अब मैं करने वाला हूँ इस वीडियो को स्टार्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सिर्फ शेयर करना, दोस्तों सिर्फ शेयर करना। आप लोग मैं जी जान लगा दूंगा दोस्तों, आपको पढ़ाने में सिर्फ शेयर करना। तो दोस्तों मैं हट गया हूँ वहाँ से क्योंकि मेरा चेहरा ब्लैक आ रहा है दोस्तों। अभी हम लोग कम क्वालिटी के कैमरे में बना रहे हैं, इसलिए मैं अभी थोड़ा साइड में हो गया और थोड़ा हमारा प्रोग्रेस होगा तो बढ़िया कैमरा आएगा, बढ़िया लाइटिंग आएगा। सो मैं दोस्तों आप लोग सिर्फ आपको फोकस करना है दोस्तों, आप फोकस करिएगा, आपको फुल्ली समझ आ जाएगा कि कैसे करना है, कैसे पढ़ना है। अभी से दोस्तों रूटीन बना लीजिए। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बाबा साहेब जो हमारे भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू जो मध्य प्रदेश में है एक दलित परिवार में हुआ था। दोस्तों इस तरह मैं ऑब्जेक्टिव लगा लेता हूँ पहले, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो दोस्तों ये आपको ऑब्जेक्टिव में सीधा सीधा प्रश्न आ जाएगा। तो आप लोगों को बोलना है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मानव मुक्ति के विरोध। बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। दोस्तों इन्हें कहा जा रहा है मानव मुक्ति के पुरोध। बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका, फिर वहां से लंदन इंग्लैंड चले गए। दोस्तों इनका जो है बाबा शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश लगता है दोस्तों, बड़ौदा नरेश इनके शिक्षक का नाम है, वो प्रोत्साहन दे रहे हैं कि तुम शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क लंदन इंग्लैंड चले जाओ। किसके प्रोत्साहन से? बड़ौदा नरेश के अनुसार से। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वांग्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलकर वे ऐतिहासिक, मीमांसक, विद्वता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। तो दोस्तों ये कहने का मतलब है जैसे कि उन्होंने संस्कृति का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वांग्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक समाज के क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलकर वे, यानी सारों चीज़ों को मिलाकर सभी मिलकर वे ऐतिहासिक, मीमांसक, विभेदता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन की व्याख्याता बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। तो दोस्तों इन स्वदेश में कहाँ उन्होंने कुछ समय वकालत की, तो यहाँ से दोस्तों सीधा सीधा आपके सवाल ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। कहाँ से पढ़कर उन्होंने वकालत भी की, किस जगह पे? तो आप लोगों को दोस्तों सीधा बोल देना, स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। कहाँ वकालत की? स्वदेश में की। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। दोस्तों ये बहुत बार पूछा हुआ सवाल है। उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति कौन थे? आपके 2 नंबर के सवाल में दिख जाएंगे। तो आप लोगों को बोल देना है बुद्ध, कबीर
और ज्योतिबा फुले। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका, एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान के निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दिसंबर 1956 में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया। ये दोस्तों हमारे लिए बहुत दुखद समाचार है कि बाबा साहेब का हमारे निधन हो गया। बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखी। तो दोस्तों यहाँ से भी सवाल आएगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? तो आप लोगों को बोल देना है दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया। अब अगला स्टेंजा है, बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी प्रमुख रचनाएं भाषण है द कास्ट इन इंडिया, डेयर मैग्नीज, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्ध एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आदि। हिंदी में उनका संपूर्ण वांग्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर समूह वांग्मय नाम से कई खंडों में प्रकाशित हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ से ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा कितनों खंडों में प्रकाशित हो चुका है, तो आप लोगों को सीधा सीधा बोल देना है 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए। तो दोस्तों इस यहाँ से भी आपको सवाल पूछा जाएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के किसके द्वारा किया गया? तो आपको बोल देना ललई सिंह के यादव के द्वारा किए गए। हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपाद के साथ लिया गया है। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्याय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों को पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। बाद में बाबा साहेब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज के श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अपशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, न्याय एवं सामाजिक सद्भाव के दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विषमतापूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वास्थ्यकर प्रकृति पर भी यहाँ एक संप्रदाय विभेदता की दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। तो दोस्तों अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला लेखक परिचय समाप्त हुआ। जहाँ जहाँ से सवाल बनते हैं मैंने आपको वहाँ से बता दिया। मोस्टली बाबा साहब अम्बेडकर हमारे जाति प्रथा को जो श्रम के साथ विभाजन और जाति में विभाजन किया जा रहा है, दोस्तों मैं आपको एक सारांश के जरिए बता देता हूँ। पहले बाबा साहब अम्बेडकर बताते हैं कि जिसकी जाति के साथ भेदभाव ना करे, जैसे वो मोची का बेटा है तो अगला जन्म में वो मोची ही करेगा, उसका आगे का जनरेशन मोची ही काम करेगा, कोई भी सोनार का लोहार का काम नहीं करेगा। अगर वो लोहार है तो वो सोना नहीं बना सकता, अगर कोई सोनार है तो वो लोहार नहीं कूट सकता। तो दोस्तों इसी पे ये बात है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थक करते हैं। समर्थक का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों के स्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की
जाति प्रथा एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों को अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे के अपेक्षा उच्च नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हमें व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें कि दूसरी सिद्धांत यह है कि जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सकें। यह सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य को प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भाधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। तो दोस्तों इसमें यह कहना है कि अगर मेरा अगला जनरेशन पैदा हो रहा है तो ये नहीं कि आप मोची का बेटा हो तो मोची काम करोगे, ये नहीं कि मोची का बेटा है तो वो सुनार का काम करेगा, लोहार का काम करेगा, वो इंजीनियर बनेगा। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं बनेगा, उसका अगला पीढ़ी भी मोची ही रहेगा। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखमर में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाते हैं, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों को युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह है कि बहुत से लोग निर्धारित कार्यों को अरुचि के केवल विवशतावश करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भातृत्व पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं है? भातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वंचित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे की यह वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन का एक पद्धति ही नहीं, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक
जीवनचर्या की एक नीति रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। अब आता है दोस्तों हमारा हुआ चैप्टर पाठ्यक्रम समाप्त होता है और आपको ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव टेस्ट लगा लेना है। उसका वीडियो मैं जल्द ही ले आऊँगा। आप लोगों को क्वेश्चन आंसर दिख रहा होगा, इसका आंसर सहित इसका सब चीज़ का सॉल्यूशन मैंने कर दिया है। टेलीग्राम में लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग मेरे टेलीग्राम पे जाना, फॉलो कर लेना। आपको क्वेश्चन आंसर PDF नोट्स वगैरह सब आपको वहीं मिल जाएंगे। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।